नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनटीए नेट हो। हम अपने संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदी विषय की जिस भी परीक्षा में हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे DEET+ हो, EMRS हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर अन्य स्टेट के किसी भी स्टेट में हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वे लगभग सभी प्रश्न हमारे इसी पाठ्यक्रम से आते हैं, क्योंकि हमने पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखा है, सभी स्टेट के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को उठाया है और एनालिसिस किया है कि हिंदी का पाठ्यक्रम टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है। उन्हीं को हमने टॉपिकों में डिवाइड किया है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान का शास्त्र, व्याकरण, इस तरह हमने कई हिंदी विषय के कई टॉपिक बनाए हैं और उन्हीं को संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को हम एक साथ ले जाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही हम प्रश्न उत्तर भी हम अपने इन क्लास में साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, ताकि हमारी परीक्षा तक हमारी इतनी तैयारी हो जाए कि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फिर हमारा काम रह जाएगा सिर्फ रिवीजन का। हमें सिर्फ प्रश्नों की या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तरों की हमें सिर्फ रिवीजन ही करनी होगी परीक्षा तक। एक बार हम उन तथ्यों को कंप्लीट कर लेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा भाषा विज्ञान। हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत 5-6 क्लासों में हमने पढ़ा था आर्य भाषाओं के बारे में। भारतीय आर्य, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा। हमने 2 आर्य भाषाओं को पढ़ लिया था कि प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ और कैसे कैसे हिंदी आधुनिक आर्य भाषा के अंदर फिर आई और हिंदी का विकास होने लगा। जैसे सबसे पहले आई भाषा संस्कृत, संस्कृत से निकली फिर पाली, पाली से आई फिर प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर अवहट और अपभ्रंश भाषाओं के भी फिर 5 अपभ्रंश भाषाओं का विकसित हुई। शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और खश पहाड़ी। इस तरह हमने अपभ्रंश भाषा का जो 5 उपभाषाओं में बटी उनका हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। और उनके बाद किस तरह हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, कौन सी भाषा बोलियां निकली, उन बोलियों का किस प्रकार से विकास हुआ। फिर जैसे हमारी निकली पश्चिमी हिंदी, शोरसैनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी। तो शोरसैनी अपभ्रंश से जो पश्चिमी हिंदी निकली, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किन किन बोलियों का विकास हुआ, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा और बांगरू यानी कि हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, इस प्रकार से बोलियों का विकास हुआ। उन बोलियों का आगे चल के साहित्य में क्या योगदान रहा, ये सब इन सब तथ्यों को हम देखेंगे और परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पश्चिमी हिंदी शोरसैनी अपभ्रंश से निकली, तो आज का टॉपिक होगा हमारा खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी से निकली खड़ी बोली, खड़ी बोली का विकास। आज का टॉपिक होगा हमारा खड़ी बोली का विकास, किस प्रकार से खड़ी बोली का विकास हुआ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी भाषा के विकास को कितने कालखंडों में विभाजित किया। हिंदी भाषा के विकास को, जैसे खड़ी बोली आई तो खड़ी बोली का विकास हुआ, फिर साहित्य में क्या योगदान रहा, किस प्रकार से खड़ी बोली का विकास होना शुरू हुआ, किन किन संस्थाओं का योगदान रहा, ये सब हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कितने भागों में बांटा गया हिंदी के काल विभाजन को, विकास के काल विभाजन को बांटा गया हमने 3 काल विभाजन में, आदिकालीन,
1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आदिकाल में जब हिंदी का विकास हुआ तो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। उससे पहले तो आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश और अवहट। 1100 ईस्वी तक तो हमने अवहट ही पढ़ा था। 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच तक अवहट भाषा रही। उसके बाद हिंदी का पूर्ण रूप से विकास होना शुरू हो गया था। जैसे कि कुछ रचनाएं हमें मिलती थी, अन्य जैसे प्राकृत में भी मिली, पाली में भी मिली, लेकिन उसके बाद जब रचनाएं की जाने लगी आदिकाल में, हिंदी खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाने लगी। जैसे 1000 ईस्वी से हम हिंदी का विकास मानते हैं, परंतु 1000 ईस्वी और 1100 के बीच लगभग रचनाएं अवहट और अपभ्रंश भाषा की लिखी जाने लगी। तो पूर्ण रूप से हम 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक आदिकाल मानेंगे हिंदी भाषा के विकास का। मध्यकाल मानेंगे हम 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल मानेंगे 1800 ईस्वी से लेकर अब तक। जैसे भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग में फिर किस प्रकार से अधिकतर रचनाएं, तो फिर धीरे धीरे सभी अधिकतर रचनाएं हिंदी में ही लिखी जाने लगी थी। उसके बाद शुरुआत कर लेते हैं हम अपने टॉपिक की, जैसे हिंदी के विविध बोलियां और उनका विकास। अभी मैंने बताया था ना कि हिंदी में विविध बोलियां, जैसे पश्चिमी हिंदी आई किससे? शोर सैनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, और पश्चिमी हिंदी का जब विकास हुआ तो उनके अंतर्गत बोलियां निकली पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कह सकते हैं भाई, हरियाणवी। तो ये 5 बोलियां निकली। तो सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा हमारा खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ, और इनको याद करने की अगर आप ट्रिक, पश्चिमी हिंदी के डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, या इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो आप लोगों को ये याद ही रखना पड़ेगा कि भाई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू बोलियां आती हैं। अगर आप अपनी कोई ट्रिक बनाकर याद रख सकते हो तो ट्रिक से याद रख लो, या फिर इनको बार बार रिवाइज करके बार बार याद कर सकते हो। अगर ट्रिक जैसे इस तरह अगर आप करना चाहो तो शोर सैनी अपभ्रंश से क्या निकली? पश्चिमी हिंदी। तो शोर मत मचाओ पश्चिम में खड़ी है, ब्रज के पास पश्चिम में खड़ी है, बूंद में भीगती हुई एक बांगरू, कन्नौजी से बना लेंगे कान बंद करके, एक बांगरू पश्चिम में बूंद में भीगता हुआ खड़ा है, शोर मत मचाओ। इस तरह सभी शब्द आ जाएंगे। खड़ा है यानी कि खड़ी बोली, ब्रज के पास पश्चिम में यानी पश्चिमी हिंदी से निकली ब्रज खड़ी बोली, कान बंद करके बूंद में भीगता हुआ एक बांगरू खड़ा है। तो इस तरह कोई भी ट्रिक आपके माइंड में अगर शब्दों को देखकर अगर बनती है तो उसी के आधार पर आप तथ्यों को याद कर लो, तो आप भूलोगे नहीं। मेरा कहने का मतलब है या तो फिर बार बार रिवाइज करके याद रखो, या फिर ट्रिक के आधार पर याद रखो। याद आप ही को करना है, किसी तरह कर लो, क्योंकि परीक्षा में ये पूछे ही जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे के अंदर से चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट हो, 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम, खड़ी बोली का जो मूल नाम है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या रहा है भाई? कोरवी। और कुछ अन्य नाम भी रहे हैं खड़ी बोली के, जैसे कि खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, देसी हिंदुस्तानी, सर हिंदी, वर्नाकुलर आदि नामों से भी जान लिया जाता है। परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नाम खड़ी बोली का नहीं है, या फिर
कोरवी किस बोली का मूल नाम है। इस तरह प्रश्न पूछ ले जाएंगे। या फिर ये पूछ लेंगे किसी विद्वान द्वारा ये खड़ी बोली का किस विद्वान ने नाम दिया। जैसे कि कुछ विद्वानों ने भी अपने अनुसार खड़ी बोली का नाम दिया। जैसे मर्दानी भाषा कहा किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। खड़ी बोली को मर्दानी भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। कोरवी नाम दिया राहुल सांस्कृत्यायन ने। और देसी हिंदुस्तानी कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए हैं कि खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा सुनीति कुमार चटर्जी ने, कोरवी कहा राहुल सांस्कृत्यायन ने और देसी हिंदुस्तानी कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस प्रकार अगर क्षेत्र की बात करें, खड़ी बोली के किस किस क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है, तो अधिकतर दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद। देख लेते हैं एक बार हम कौन कौन से क्षेत्र हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि इनमें से खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, इनमें से खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है जहाँ पर खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। इस तरह ब्रज भाषा का डाल देंगे और किसी बोली का डाल देंगे तो ये हमें ये क्षेत्र भी याद करने ज़रूरी हो जाएंगे। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, देहरादून, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर आदि यही इम्पोर्टेंट है। मुख्य मैंने मुख्य ही बताए हैं, और भी अन्य हैं लेकिन वे इतने नहीं पूछे जाते। ये 4-5 क्षेत्र है, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं जो भी तथ्य कराती हूँ मैं उसी आधार पर आपको कराऊंगी कि जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें अभी तो नहीं करा रही, लेकिन हाँ मैं ये नहीं है मैं कराऊंगी ही नहीं, लेकिन समय को देखते हुए, अपनी तैयारी को देखते हुए हम बाद में अगर हमारा सिलेबस परीक्षा से काफ़ी समय पहले कंप्लीट हो जाता है तो हम थोड़ा सा डीप में भी जाकर कर लेंगे। इससे के बाद मानक हिंदी का मूल आधार क्या रहा है? मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली रहा है। मानक ये खड़ी बोली की विशेषता हो जाएगी एक तरह से कि मानक हिंदी का मूल आधार क्या रहा है, तो खड़ी बोली ही मानक हिंदी का मूल आधार रहा है। और अन्य विशेषताओं में अगर बात कर ले तो खड़ी बोली में आक्रांत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ। आक्रांत मतलब आक्रांत शब्दों, आक्रांत ध्वनि का, शब्दों का नहीं भाई, ध्वनि का अधिक प्रयोग हुआ। तो आक्रांत का मतलब है कि किसी शब्द के बाद आ की ध्वनि का आ जाना। जैसे चौड़ा, छोटा, घोड़ा, आ। जिन शब्दों में आ की ध्वनि अधिक प्रयोग की जाती है उन शब्दों का खड़ी बोली में अधिक प्रयोग किया जाने लगा। किसी ने खड़ी बोली को खड़ी पाई अधिक प्रयोग होने के कारण खड़ी बोली का नाम रख दिया, और किसी ने कहा कि इसमें खरापन अधिक है इसलिए इसका नाम खड़ी बोली सही रहेगा। और आक्रांत ध्वनियों का अधिक प्रयोग हुआ और एक द्वित्व शब्दों का भी अधिक प्रयोग होने लगा खड़ी बोली में। द्वित्व शब्द मतलब जैसे गाड़ी है, गाड़ी एक शब्द है तो उसको खड़ी बोली में गड्डी। एक जो वर्ण है 2 बार आ जाना, एक वर्ण 2 बार आ जाना, इन शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया खड़ी बोली के अंतर्गत। ये था भाई खड़ी बोली की विशेषताएं और खड़ी बोली से संबंधित, उनके नाम से संबंधित मुख्य तथ्य। अब देखेंगे खड़ी बोली के अंतर्गत साहित्यिक विकास क्या रहा, साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का योगदान क्या रहा। अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं भाई हम साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली का विकास। साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली का विकास कैसे, किस प्रकार से रहा, तो इसको हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे। एक 19वीं शताब्दी से पहले जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ वो, और एक 19वीं शताब्दी में जब खड़ी बोली का विकास होने लगा और उसके बाद जैसे जैसे किस प्रकार से
खड़ी बोली का अधिक विकास होने लगा, उसको देखेंगे। 19वीं शताब्दी से पहले जो खड़ी बोली का विकास हुआ उसमें हम आदिकाल से शुरुआत करते हैं। आदिकाल के अंतर्गत जब अमीर खुसरो की रचनाएं आने लगी, अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और इसके अंतर्गत आदिकाल में अमीर खुसरो की रचनाओं में हमें खड़ी बोली का देखने को मिला। सब पहले खड़ी बोली काव्य में लिखी खड़ी बोली का काव्य के रूप में विकास हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी में आते आते जैसे ही फिर खड़ी बोली गद्य का भी विकास होना शुरू हो गया। काव्य में देख लेते हैं, खड़ी बोली में अमीर खुसरो की रचनाओं में, कबीर की भाषाओं में या रचनाओं में और कबीर से संबंधित जितने संत रहे हैं उनके सभी रचनाओं में हमें खड़ी बोली की रचनाएं देखने को मिली है और इसी प्रकार खड़ी बोली का विकास होता चला गया। जैसे कि आगे चल के मध्यकालीन महाराष्ट्रीय संतों में जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये महाराष्ट्र के ये 4 संत रहे। कई बार ये भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा जो विद्वान है ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं रखता। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, लगभग अधिकतर नामदेव का ही दिया है। इनमें से कौन सा जो संत है महाराष्ट्र से संबंध रखता है, तो ये याद रखने चारों, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम। इन्होंने भी खड़ी बोली में रचनाएं की। उसके बाद अकबर के रीतिकाल में आकर जब हम देखेंगे 19वीं शताब्दी से पहले अकबर के समकालीन कवि जो रहे रहीम की भाषा में खड़ी बोली देखने को मिली हमें। घनानंद ने जो विरह लीला है वो खड़ी बोली में लिखी। एक रघुनाथ नाम का लेखक हुआ है, उनकी जो इश्क महोत्सव ये रचना है वो भी खड़ी बोली में हमें देखने को मिली। इसके बाद हम बढ़े 19वीं शताब्दी में। जैसे हमारा आधुनिक काल शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी से हमारे आधुनिक काल की शुरुआत हुई, तब खड़ी बोली का विकास और अधिक होने लगा। कहाँ कहाँ देखने को मिला हमें? 4 मई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 4 मई 1800, कई बार परीक्षा में आया है फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई। कहीं कहीं 1801 दिया हुआ है, लेकिन सही मायने में इसका आंसर हो जाएगा 4 मई 1800 ईस्वी। 4 मई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जो उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई वे उनकी भाषाएं अधिकतर खड़ी बोली में ही तैयार की गई। एक ये पॉइंट याद रखने को है। दूसरा, इस संस्था के अंतर्गत प्राचार्य जो गिलक्राइस्ट का खड़ी बोली के विकास में अधिक योगदान रहा। इस संस्थान के जो प्राचार्य रहे गिलक्राइस्ट, उनका अधिक योगदान रहा खड़ी बोली के विकास में। ये पूछ लेते हैं कि इनमें से किसका खड़ी बोली के विकास में अधिक योगदान रहा। लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज, ये गिलक्राइस्ट। तो मैकाले ने विरोध किया और इन्होंने अधिक समर्थन किया। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदी का विकास हो, हिंदी में भी पाठ्य पुस्तकें लिखी जाए ताकि जनता पढ़े। कुछ अंग्रेज चाहते थे, लेकिन कुछ अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। परंतु फिर जैसे एक विद्वान रहे सर सैयद अहमद, उन्होंने उर्दू खड़ी बोली का विरोध करते हुए उर्दू का समर्थन किया। इसी तरह अंग्रेज भी ये चाहते थे कि इन दोनों भाषाओं में आपस में लोग या वहाँ की जनता, विद्वान उलझे रहे, और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर जो हमारी अदालत की भाषा है उनको अंग्रेज़ों ने उर्दू बना दिया और आम बोलचाल की भाषा खड़ी बोली या हिंदी रही। लल्लू लाल, देखो इस संस्थान में, किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज संस्थान में 4 विद्वानों ने अपना अधिक योगदान दिया। एक लल्लू लाल हुए, एक सैदल मिश्र और मुंशी सदासुखलाल और ईशा अल्लाह खां। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया। जैसे कि खड़ी बोली में जो रचनाएं लिखी
उनका नाम देख लेते हैं हम। प्रेम लल्लूलाल का प्रेम सागर, सिंहासन 32, बेताल 25 और शकुंतला नाटक, ये चारों रचनाएं लल्लूलाल ने खड़ी बोली में लिखी। उसके बाद सैदल मिश्र ने नासी तोपख्यान भी खड़ी बोली में लिखा। मुंशी सदासुख लाल ने सदासुख सागर और ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी यानी उदयभान चरित्र। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित्र। इन्होंने चारों विद्वानों ने खड़ी बोली में के विकास में अपना योगदान दिया। खड़ी बोली में इनकी ये रचनाएं रही। कौन कौन रहे? ये पूछ लिया जाता है इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन सा विद्वान संबंधित है, या इनमें से कौन सा विद्वान फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, इनमें से किस विद्वान ने खड़ी बोली में अपना योगदान दिया। इस तरह रचनाएं दे देंगे। ये रचनाएं किस भाषा की है या किस में लिखी गई है, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, इस तरह इनकी रचनाएं दे देंगे। इसी तरह हमें तथ्यों को, पॉइंटों को समझते हुए चलना है। जैसे कौन कौन रहे? लल्लूलाल, सैदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल और ईशा अल्लाह खां। इन चारों के नाम याद रखने हैं। इनके चारों के द्वारा लिखी गई रचनाओं को याद रखना है। और इनके अलावा और भी अन्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में ने भी खड़ी बोली के विकास में अपना योगदान दिया। इस तरह हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। इसके बाद देख लेते हैं भाई खड़ी बोली गद्य के विकास में इनके अलावा और किस किस का योगदान रहा। जैसे कि ईसाई और पादरियों का भी योगदान रहा, पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा। फिर किस प्रकार से गद्य के विकास में खड़ी बोली का अधिक विकास हुआ, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए भारतीय हिंदू युग में, फिर उसके बाद द्विवेदी युग में तो खड़ी बोली की एक लहर सी आ गई, और उसके बाद जो रचनाएं है अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। इस प्रकार से खड़ी बोली का विकास हुआ। एक दो पॉइंट तथ्य हो रहा है हमारे भी और समझ लेते हैं। अगर आप इन तथ्यों को एक कहानी की तरह समझते हुए चलोगे ना तो कभी नहीं बोलोगे, और परीक्षा में यही पॉइंट जो इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, इसी तरह यही हमारे दिमाग में क्लिक करेंगे और हमें सही आंसर तक लेके जाएंगे। तो चीज़ें बिल्कुल ध्यान से करनी है आप लोगों को। देखो, खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाइयों एवं पादरियों का भी योगदान रहा। कैसे रहा? 1801 में विलियम कैरे ने सबसे पहले एक रचना है न्यू टेस्टामेंट, इसका अनुवाद खड़ी बोली में किया, और 1954 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ बाइबल रचना है उसका भी अनुवाद खड़ी बोली में करवाया। किन्होंने? विलियम कैरे ने। इस तरह ईसाइयों और पादरियों ने भी अपना खड़ी बोली में योगदान दिया खड़ी बोली के विकास में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की पत्र पत्रिकाएं, यानी कि 19वीं शताब्दी में आकर के पत्र पत्रिकाओं ने भी खड़ी बोली के विकास में अपना योगदान दिया। कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं रही जिन्होंने खड़ी बोली में अपना योगदान दिया? वे रही बनारस अखबार, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, सुधाकर तारा मोहन मित्र के द्वारा, बंगदूत राजा राम मोहन राय की, और बुद्धि प्रकाशन सदासुख लाल। इस तरह इन पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी खड़ी बोली का विकास हुआ 19वीं शताब्दी में। इस तरह 19वीं शताब्दी में अधिक विकास हुआ खड़ी बोली का। और जैसे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह, इन दो विद्वान ऐसे रहे हैं जिन्होंने अरबी फारसी मुक्त हिंदी का प्रयोग में अधिक बल दिया कि हिंदी के अंतर्गत अरबी फारसी शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है उनको हटा दिया जाए, यानी कि खड़ी बोली का ही अधिक प्रयोग किया जाए। इस तरह के किन ने योगदान दिया? राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपना अधिक योगदान दिया खड़ी बोली के विकास में। क्वेश्चन ये बन जाएगा, किसी भी विद्वान का नाम दे देंगे
राजा शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, इस तरह इन विद्वानों का नाम दे करके, जैसे जिन्होंने विरोध किया खड़ी बोली का उनका एक नाम दे देंगे, जैसे सर सैयद अहमद का नाम दे देंगे। तो ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा विद्वान खड़ी बोली का समर्थन नहीं किया, इनमें से किस विद्वान ने खड़ी बोली का समर्थन नहीं किया। इस तरह प्रश्न बन जाएंगे नहीं में और है। आजकल नहीं में अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे, तो बिल्कुल ध्यान से करना है समझते हुए। आगे एक पॉइंट और देख लेते हैं हम। आगे चलकर भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ हुआ और अनेक विधाएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। ये मैंने पहले बता दिया था कि आगे चल के जैसे भारतेंदु युग में खड़ी बोली का गद्य के रूप में अधिक विकास हुआ और अनेक रचनाएं खड़ी बोली गद्य में लिखी जाने लगी, जैसे कि आगे चल के आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, इनका भी विकास, इनकी भी रचना खड़ी बोली में की जाने लगी। इस तरह खड़ी बोली का विकास हुआ। फिर आगे चल के द्विवेदी युग में तब आया, तो द्विवेदी युग में तो खड़ी बोली में ही अधिक रचना लिखी जाने लगी, उनकी एक खड़ी बोली की लहर आ गई। इस तरह हमने देखा खड़ी बोली का विकास, खड़ी बोली की जो अन्य नाम है, किस विद्वान ने क्या नाम दिया, खड़ी बोली से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। इसी तरह हम अपने आगे चल के ब्रिज भाषा को, बुंदेली, कन्नौजी, जितनी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जो पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। धन्यवाद।